ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू देयर आइडिया। मैंने बोला व्हाइट ऑब्जेक्ट, जैसे व्हाइट है, व्हाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? व्हाइटनेस में। तो क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये पार्टिसिपेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्शियली अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो ये जो आपका आइडिया ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पार्शियल हो जाएगा भी। फिर इसको आप ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं बोल सकते, इसको इटर्नल नहीं बोल सकते। या फिर ये आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन नहीं होकर कैसा पार्टिसिपेशन हो? कंप्लीट पार्टिसिपेशन। तो अगर कंप्लीट पार्टिसिपेशन है तो फिर कंप्लीट पार्टिसिपेशन है, तो अगर ये रियल है तो आपके ऑब्जेक्ट भी क्या होने चाहिए? आपके ऑब्जेक्ट भी रियल होने चाहिए। लेकिन दोनों में से कोई केस नहीं है, ना तो आप आइडिया को पार्शियल मान रहे हो और ना ऑब्जेक्ट को आप रियल मानते हो, यानी दोनों ही तरह का पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब पार्टिसिपेशन ही पॉसिबल नहीं है तो पार्टिसिपेशन थ्योरी आपकी क्या हो गई? वेग हो गई। इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? So this is your participation theory. Okay. Now next is Occam's razor concept. One concept is also there, Occam's razor concept. You will be hearing this word again and again in Western philosophy. Occam's razor concept. So there is one word that is razor. यहाँ पे रेजर लिखा है ना, रेजर से क्या करते हैं? कट, कुछ भी कट कर सकते हैं रेजर से। रेजर इज यूज्ड फॉर कटिंग। तो अगर आपने आपकी थियरी में, ओखम एक फिलोसफर हुए, ठीक है, आपने अगर आपकी थियरी में अननेसेसरी एलिमेंट्स को कट कर दिया, जैसे हम करते हैं ना आपकी बॉडी में, जैसे मान लो हमारे बाल बड़े हो गए, ठीक है, हम काट देते हैं। या फिर मान लो आपने जीन्स ली, जीन्स थोड़ी उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसको हम कट कर देते हैं। तो जो अननेसेसरी चीजें होती है उनको हम कट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने अपनी थियरी में अननेसेसरी एलिमेंट्स को कट कर दिया जिनकी जरूरत नहीं थी, तो हम बोलेंगे कि आप ओकम्स रेजर को फॉलो करते हो। ओकम्स रेजर का मतलब क्या है? अननेसेसरी एलिमेंट्स को आपको हटा देना, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी एलिमेंट्स। अब देखो प्लेटो जो है, अच्छा प्लेट हो गया, प्लेटो जो है, प्लेटो ने क्या ओकम्स रेजर को फॉलो किया है? एनीवन? तो वैसे यहाँ लिखा है प्लेटो हैज वायलेटेड। क्यों वायलेट किया प्लेटो ने ओकम्स रेजर? एनीवन? हाउ प्लेटो हैज वायलेटेड ओकम्स रेजर? एनीवन? आकांक्षा, अभिलाषा, नेहा, पंकज, रोहित, इंद्राक्षी, कोई भी बोलो, दीपिका, एनीवन? एनीवन? सिर्फ नेट नहीं गया मेरा। हाउ प्लेटो हैज वायलेटेड ओकम्स रेजर? यार सीधी सी बात है, प्लेटो ने दो वर्ड माने, दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। तो उसने एक अननेसेसरी एलिमेंट माना है, नहीं माना है? दैट वर्ल्ड माना है ना, एक्स्ट्रा एक वर्ड अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसने अननेसेसरी एलिमेंट को एलिमिनेट नहीं किया है बल्कि माना है, तो इसलिए उसने क्या किया? ओकम रेजर को वायलेट किया। ओकम रेजर को वायलेट वही करेगा जो एक्स्ट्रा चीजें मानता है। जो नहीं मानता एक्स्ट्रा चीजें वो उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल सपोर्टर कौन कौन है अगर आप देखो तो? चार्वाक। चार्वाक ने क्या किया है? सभी हटा दिया उसने। ना सोल को माना है, ना गॉड को माना है, ना रीबर्थ को माना है, ना हेवन को माना है, ना हेल को माना है, ना लिबरेशन को माना है। उसने सारी अननेसेसरी एलिमेंट्स को हटा दिया, तो इसलिए उसने फॉलो किया। बुद्धिज्म, गॉड, सांख्या,
गॉड। मीमांसा, गॉड को हटा दिया है। शंकर, शंकर ने सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ किसको माना है? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फॉलो किया। क्यों फॉलो किया? क्योंकि इन्होंने मिनिमम चीजें मान के अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। जबकि आप देखो, अगर आप डेकार्ड को देखोगे, डेकार्ड ने क्या माना है? गॉड माना है, उसको भी सब्सटेंस माना है, माइंड एंड बॉडी को भी सब्सटेंस माना है। अगर आप स्पिनोजा को देखो तो उसने सिर्फ गॉड को माना है, माइंड और बॉडी को हटा दिया। तो गॉड को माना है तो वो भी क्या कर रहा है? ऑकम रीजन को सपोर्ट कर रहा है, जबकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वायलेट वो करता है जो अननेसेसरी एलिमेंट्स को मानता है। तो प्लेटो ने क्या किया? दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड उसने एक्स्ट्रा माना है ना प्लेटो ने। भले से थ्योरी को समझाने के लिए माना, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज तो मानी। तो जो एक्स्ट्रा चीजें मानता है अपनी थ्योरी को समझाने के लिए, तो हम कहते हैं कि वो ओकम रीजन को वायलेट करता है। और जो मिनिमम चीजें मानता है, माने अननेसेसरी को हटा देता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? ओकम रीजन को सपोर्ट कर रहा है। ओकम रीजन कंसेप्ट क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ओकम रीजन कंसेप्ट, इज इट क्लियर? ओके, you can get a 10 marker on Occam's razor. ठीक है। Now last is recollection theory of knowledge that we have already discussed. हमने सुबह भी डिस्कस किया था, वीडियो भी मैंने आपके उसमें ग्रुप में डाल दिया, लिंक भेज दिया। ऑल नॉलेज इन सोल ऑलरेडी पहले ही बताया डायग्राम से। जैसे ही एसोसिएशन होता है बॉडी के साथ, नॉलेज बिकम्स फेंट और डिम। एक्सपीरियंस क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर दैट द सोल रिकलेक्ट्स द नॉलेज। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? इसके दो क्रिटिसिज्म है, ये आपको क्रिटिसिज्म याद रखना है। दो क्रिटिसिज्म क्या है? अगर आप रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज को मानोगे, तो वो तो हमें पता है क्या होती है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूं। पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि अगर सब कुछ हमें पहले से पता है, तो न्यूनेस, कोई नई नॉलेज है ही नहीं हमारे पास। न्यूनेस ऑफ नॉलेज अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगा, मतलब कोई नॉलेज नई नहीं हमारे लिए। हमें फिर ये भी पता है कि मार्स पे वाटर है, हमें ये भी पता है कि सब जगह, फिर साइंस का मतलब ही नहीं हुआ। समझ गए पहली बात? तो फिर तो साइंस बकवास हो गई ना, सब तो हमें पता है। सेकंड क्या है? लॉक। लॉक ने क्रिटिसाइज किया है किसको? प्लेटो को। लॉक क्या है? इंपेरिसिस्ट है। Empiricist means experience is the only source of valid knowledge. Okay, the experience is the source of only valid knowledge. तो लॉक के हिसाब से क्या है कि जो हमारा माइंड होता है, वो जब हम पैदा होते हैं बाय बर्थ, इट इज लाइक टैबुला रसा। TABULARAS, टैबुला रसा। ठीक है, टैबुला रसा। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एम्प्टी कैबिनेट और क्लीन स्लेट। You will get one question from Locke in your means. Definitely you will get. Locke is very interesting person. Locke just इसका अपोजिट बोल रहा है। प्लेटो बोल रहा है हमारे दिमाग में सब कुछ होता है। लॉक बोल रहा है कि दिमाग में बचपन से कुछ नहीं होता। जो बचपन से दिमाग कैसा होता है? एम्प्टी कैबिनेट, खाली कैबिनेट होता है। क्लीन स्लेट, आप बचपन में स्लेट यूज करते थे लिखने के लिए, वो एकदम क्लीन आप करो, उस पर फिर लिखते थे आप। तो ये कह रहा है हमारा माइंड होता है टैबुला रसा, क्लीन स्लेट। जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, सब कुछ हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मतलब हर नॉलेज हमारे लिए कैसी नई नॉलेज है। एवरी नॉलेज इज ए न्यू नॉलेज। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि सोल को सारी नॉलेज पहले से। वेस्टर्न फिलोसफी में सोल और माइंड में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, दोनों को सेम ट्रीट किया गया, जबकि इंडियन फिलोसफी में अलग अलग माना है। तो बेसिकली
वेस्टर्न इसके हिसाब से अवर माइंड इज जस्ट लाइक ए क्लीन स्लेट, खाली एकदम स्लेट की तरह, एम्प्टी कैबिनेट, टेबुलर रसा। बोला हम हर चीज एक्सपीरियंस से सीखते हैं। समझ गया बात? मतलब एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये जो प्लेटो का जो कहना है कि सारी नॉलेज पहले से माइंड में, दैट इज रॉन्ग। माइंड तो शुरू से कैसा है, खाली है। हम धीरे 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 चीजों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाते हैं वैसे वैसे। ओके, सो देयर आर टू क्रिटिसिज्म। फर्स्ट इज न्यूनेस, अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगी तो साइंस का मतलब नहीं रहा। और सेकंड, लॉक के हिसाब से प्लेटो की थियरी गलत है, क्योंकि हमारा माइंड कैसा रहता है, क्लीन स्लेट। सो न्यूनेस ऑफ नॉलेज बिकम्स मीनिंगलेस, और लॉक के हिसाब से माइंड इज लाइक टेबलेट्स। देखो पेपर में जब लिखोगे तो आप ये दोनों लाइनें ऐसे कैसे लिख के आ सकते हो? ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो मैंने बोला है वो आप सब लिखो, टाइम इतना नहीं होता है, तो ये इतना लिख के आप समझा दोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको राय तो यही दूंगा कि अगर आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपके जेके पीएससी में क्या है, टू द पॉइंट तो आंसर आपको लिखना ही है, लेकिन कॉपी भी भरी हुई होनी चाहिए। खाली कॉपी नहीं छोड़ के आनी है, डायग्राम बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। अब ये टू इंपॉर्टेंट थियरीज हैं लास्ट में, एनालॉजी ऑफ केव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, डिवाइडेड लाइन में हमने डिस्कस किया। इन दोनों से आप 20, 15 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर। So it completes our Plato. Now next is your Aristotle. Okay, Plato is complete. Plato में कोई डाउट हो तो you can ask. Plato में कोई डाउट हो तो आप पूछो. Anyone having any doubt in Plato, you can ask. I am giving you 30 seconds to think. 30 seconds, not more than that. You can ask. Otherwise, I will continue with Aristotle. Okay. हो गए 30 सेकंड. एरिस्टोटल में हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा. प्लेटो और एरिस्टोटल से यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन. ठीक है. अब देखो मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन आपका मन कभी करे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. अब आप फिलोसफी की कोई भी बुक उठा लो, इंडियन की, वेस्टर्न की, आप उसको समझ लो. लेकिन मैं तो आपको राय नहीं दूंगा कि आप फालतू में किताबें उठाओ, क्योंकि आपका टाइम कम है और सब्जेक्ट भी पढ़ने. लेकिन आप पढ़ना चाहो तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर 3 टॉपिक्स इन एरिस्टोटल. पोजीशन थियरी, शायद आपका पोजीशन थियरी केएस में पूछ चुका है. मैटर एंड फॉर्म, ठीक है. मैटर एंड फॉर्म से रिलेटेड क्या है एक थियरी, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, ये भी पूछ चुका है, ठीक है. लेकिन ये दोबारा बार बार रिपीट ही होता है. और सब्सटेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने प्लेटो के साथ, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिस्टोटल के हिसाब से मैटर और फॉर्म सब्सटेंस होती है. पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे. अब पोजीशन थियरी हमने नहीं देखी, तो पोजीशन थियरी देख लो, तो ये बाकी चीजें देख लो. तो पोजीशन थियरी को आप समझें. बेसिकली होता क्या है, पोजीशन थियरी हमने अभी तक पढ़ी थी कि ये आपका इफेक्ट होता है और ये उसका कॉज होता है, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ते आते थे, ये आपका क्ले है, क्ले से मुझे पॉट बना, पॉट इज इफेक्ट एंड दिस इज माय मटेरियल कॉज. ये मटेरियल कॉज है ना, जिस मटेरियल से बनेगा वो मटेरियल कॉज है. और यहाँ पे आपका पॉटर है. पॉटर क्या है आपका, एफिशिएंट कॉज है, ठीक है. तो 2 कॉज तो हम पढ़ कितने आए, लेकिन एरिस्टोटल ने 2 और कॉज माने, एक फॉर्मल कॉज और एक फाइनल कॉज. तो कोई भी
वो है तो उसके 4 कॉज इसने माने। एक एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज का काम क्या होता है? मोशन एंड हार्मनी क्रिएट करना। ये हम न्याय में अच्छे से देख चुके हैं। मटेरियल कॉज, जिस मटेरियल से आपका इफेक्ट बनता है। फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज, 4 कॉज होते हैं। तो फॉर्मल कॉज क्या होता है? फॉर्मल कॉज इज फॉर्म ऑफ द इफेक्ट। कि आपको भाई पॉट बनाना है, क्या फॉर्म होगा उसका, क्या शेप होगा, ठीक है, वो भी तो डिसाइड करते हो आप, ठीक है। और फाइनल कॉज, जैसे पॉट बनाना है तो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। आपने देखे होंगे पॉट अलग अलग होते हैं, सर्कुलर होते हैं, कई रेक्टेंगुलर भी होते हैं, ठीक है, कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। फाइनल कॉज की पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप इफेक्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ये डायग्राम आप बना सकते हो पेपर में अगर आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए बनाया, आपके नोट्स में भी। नोट्स में शायद इतना साफ नहीं है, अभी दिखाएंगे नोट्स में क्या लिखा है। बट देयर आर 4 इफेक्ट्स, ठीक है, 4 कॉज। फॉर एवरी इफेक्ट देयर आर 4 कॉज: efficient cause, material cause, final cause, and formal cause. Material cause you already know, through which effect is made. Efficient cause, which creates motion and harmony. Formal cause, form of the effect, and final cause, purpose of it. ठीक है, ये 4 कॉज इसने माने। फाइनली क्या किया इसने, इन 4 कॉजों को 2 मेन कॉज में रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस किया अभी देखेंगे। 2 मेन कॉज कौन से? एक तो मटेरियल कॉज और एक फॉर्मल कॉज। और मटेरियल कॉज से क्या आया? मटर। और फॉर्मल कॉज से क्या आया? फॉर्म। और इसलिए इसने इन दोनों के कंपाउंड को क्या बोला? सब्सटेंस। ठीक है, समझ गए बात को कि 4 कॉज होते हैं, फाइनली 2 मेन कॉज में। देखो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मेन कॉज, 2 मेन कॉज। कॉज तो चारों माने इसने, लेकिन 2 मेन में रिड्यूस कर दिया। कई बार होता नहीं है हमारे पास, हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें पूरी बुक पढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं, 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इसने क्या किया, 2 मेन में रिड्यूस कर दिए, फॉर्मल एंड मटेरियल। इसलिए बोलता है फॉर्म एंड मैटर इज द सब्सटेंस। मैटर एंड फॉर्म आर द मदर एंड फादर ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं मैटर एंड फॉर्म आर मदर एंड फादर, ये दोनों सबके माँ बाप। मैंने समझाया था आपको, मैटर से फॉर्म बन रहा है, फिर फॉर्म मैटर बन रहा है, फिर फॉर्म। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको 4 इफेक्ट, एक इफेक्ट के 4 कॉज। अब आप सोचो, यहीं पे थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, क्या साइंस भी ऐसा मानती होगी? क्या साइंस भी ये 4 कॉज मानती है? नहीं। साइंस सिर्फ किसको मानती है? साइंस सिर्फ मटेरियल कॉज को मानती है। जिससे इफेक्ट जनरेट होता है। तो इस वजह से जो एरिस्टोटल की कॉज इफेक्ट थ्योरी और साइंस की जो कॉज इफेक्ट थ्योरी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि साइंस सिर्फ उस इफेक्ट को, उस कॉज को मानती है जो जस्ट बिफोर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल वाटर है आपका, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू आइस। तो अब आप यहाँ पे ना तो एफिशिएंट कॉज कुछ है, ना यहाँ पे फॉर्मल कॉज कुछ है, ना यहाँ पे फाइनल कॉज कुछ है। इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मटेरियल कॉज।
इससे सीधा क्या बना, आई। तो एरिस्टोटल की जो थियरी है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है कि चारों कॉज आपके हर जगह पे होंगे, नहीं। लेकिन जो साइंस वादी है कि मटेरियल कॉज होगा वो परफेक्ट है, मटेरियल कॉज होगा उससे इफेक्ट होंगे, मतलब कॉज तो होगा ही होगा मटेरियल कॉज, ठीक है। बाकी तीनों कॉजेस का कुछ पता नहीं। तो इसलिए एरिस्टोटल की जो थियरी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है पोजीशन थियरी, इसलिए उसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल की पोजीशन थियरी में दिक्कत क्या है, चार कॉज पहली बात तो साइंस नहीं मानती। तो बेसिकली यहाँ आप देखिए, ठीक है, अगर आप देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ कॉजेस। फर्स्ट इज मटेरियल कॉज, ओके, सेकंड इज एफिशिएंट कॉज, थर्ड इज फॉर्मल कॉज, फोर्थ इज फाइनल कॉज, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। फाइनली इसने किस किस में रिड्यूस कर दिया, फॉर्मल और मटेरियल में। तो कैसे रिड्यूस किया, नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कॉज एंड फाइनल कॉज, ठीक है। तो क्या बोलता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फाइनल। फॉर्मल क्या है आपका, कि भाई क्या फॉर्म होना चाहिए, तो वो अभी आपके फॉर्म दिमाग में होती है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और कैसी है, मेंटल। जैसे मेरे दिमाग में मान लो एक घर का नक्शा है, तो घर का नक्शा भी मेरे दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट है, मेंटल है। लेकिन जब वो घर मैंने बना दिया तो कैसा हो गया, वो कॉन्क्रीट, अब तो दिख रहा है मेरे को सामने बना हुआ रियल। जैसे आप इंडिया का मैप बनाओगे, आपके दिमाग में क्या है, पहले मैप है, एब्स्ट्रैक्ट बना तो नहीं है, जैसे बना दिया। तो जब वो चीज बन गई तो क्या इसकी जरूरत है, नहीं। यानी कि फॉर्मल और फाइनल में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, दोनों को एक मान सकते हैं। तो एक किसने क्या माना, इसने फॉर्मल, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपका एफिशिएंट कॉज है और जो आपका फाइनल कॉज है, ठीक है। एफिशिएंट कॉज क्या है, सोर्स ऑफ मोशन, और जब फाइनली वो बन गया तो एंड ऑफ मोशन। ये आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि उसने कैसे रिड्यूस किया है, ठीक है। नो वन विल आस्क इट हाउ ही हैज रिड्यूस्ड देम। वो सिर्फ आपको लाइन लिखनी है कि फाइनली हैज रिड्यूस्ड देम इनटू टू मेन कॉजेस। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी समझा रहा हूँ ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझो। एफिशिएंट कॉज सोर्स ऑफ मोशन है, फाइनल कॉज एंड ऑफ मोशन है। तो जब फाइनली वो चीज बन गई, किसी चीज का एंड हो गया, तो क्या सोर्स इसकी जरूरत है, नहीं। तो इन दोनों में से हम किसको मान सकते हैं, एक फाइनल को, और फाइनल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मल। तो बेसिकली आपका फॉर्मल, एफिशिएंट और फाइनल, इन तीनों को हम एक मान सकते हैं, क्या, फॉर्मल। तो ये तीनों तो एक में रिड्यूस हो गए, और दूसरा हमारे पास क्या बच गया, मटेरियल। तो फाइनली हमारे पास दो कॉज रह गए सिर्फ, फॉर्मल एंड मटेरियल, मेन जो है, ओके। तो आप देखिए क्या किया इसने, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इनको फॉर्मल में रिड्यूस कर दिया, और एफिशिएंट कॉज और फाइनल को फाइनल में रिड्यूस कर दिया, और फाइनल ऑलरेडी किसमें रिड्यूस कर चुके हैं, फॉर्मल। ओके, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ मटेरियल कॉज एंड फॉर्मल कॉज। इसलिए इसने बोला है मैटर और फॉर्म जो है, दे आर मदर एंड फादर ऑफ पर्सन। अब मैटर और फॉर्म होता क्या है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ये अगर आपका सीड है,
उससे क्या बन रहा है? प्लांट। तो सीड में चेंज हो रहा है, सीड चेंज होके क्या बना रहा है? प्लांट बना रहा है। तो जिसमें चेंज होता है वो है मैटर, और जिसकी तरफ चेंज होता है वो है फॉर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज क्या है आपका? मैटर। ठीक है, जिसमें चेंज हो रहा है वो मैटर है आपका, और जिस चीज में वो चेंज हो रहा है वो फॉर्म है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, पहले तो मैटर और फॉर्म क्यों माना है इसने, पहले ये देखो। पहला तो क्या एक्सप्लेन करने के लिए माना है? बीइंग एंड बिकमिंग। ठीक है, बीइंग एंड बिकमिंग को एक्सप्लेन किया ना इसने कि ये आपका फॉर्म है। फॉर्म तो क्या होता है आपका? अनचेंजेबल, और मैटर क्या है आपका? चेंजेबल। फिर दूसरा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे सब में डाइवर्सिटी है ये, लेकिन वो सब किसकी तरफ जा रहे हैं? गॉड की तरफ। गॉड के, गॉड को इसने बीलव्ड बोला है, बीलव्ड। बीलव्ड मतलब जो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं जानू, बाबू, सोना, वो बीलव्ड। ठीक है, जानू, बाबू, सोना, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो वाला बात। ठीक है, तो गॉड को बीलव्ड की तरह, जैसे होता है ना आकर्षण, प्रेमी का आकर्षण, प्रेमी, लवर, बॉयफ्रेंड, जानू, होता क्या है? एरिस्टोटल क्या बोलता है, जैसे एक गार्डन है, आपके गार्डन में आपके उसमें जो भी है आपका बिलव्ड, उसने आपको टाइम दिया कि 5 बजे आ जाओ। अब क्या हो रहा है कि 5 बजे आप खींचे चले जा रहे हो, मतलब आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आपको क्या है 5 बजे पहुंचना है, आकर्षण, उसका अट्रैक्शन। मैग्नेट होती है, जैसे मैग्नेट जैसे आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे ये गॉड जो है, ये गॉड बिलव्ड है, मतलब ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। तो उसको इसने जानू, बाबू, सोना इनसे कंपेयर किया है कि हाँ बिलव, जिसका प्रेम आपको खींच रहा है। होता है ना आदमी प्यार में पागल हो जाता है, कुछ नहीं देखता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके हम क्या है, गॉड एक बिलव्ड की तरह काम कर रहा है, अट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है, इसलिए गॉड को इसने बोला एक्टस पुरुष, एक्टस पुरुष। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी सब, लेकिन हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? यूनिटी की तरफ। ओके, फिर उसके बाद कॉज एंड ग्राउंड ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया मैटर एंड फॉर्म आर द मदर एंड फादर ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। उन्हीं से बन के बना है सब कुछ, काउ प्लस काउनेस, जार प्लस जारनेस। ठीक है, फिर इसने सोर्स ऑफ चेंज एंड मोशन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, कैसे इस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो रहा है। तो ये बताया ना इसने कि चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ गॉड, मैटर फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, और इसलिए हम गॉड के नियर जाते हैं। तो ये चारों चीजें समझाने के लिए इसने मैटर और फॉर्म की थ्योरी दी है। क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई, ओ मेरे बाबू सोना क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई, क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो अब बीइंग एंड बिकमिंग, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कॉज एंड ग्राउंड, और चारों चीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैटर क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया, मैटर वो है जिसमें चेंज हो रहा है, इन विच चेंज इज गोइंग ऑन, प्रिंसिपल ऑफ चेंज है। ये वो है जिससे कुछ चीज बनती हो, जैसे आपका सीड से क्या बनेगा? प्लांट। क्ले से क्या बनेगा? जार। ये वो चीज है जिससे कुछ चीज बनती हो। ये कैसी है? इनडेफिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट क्यों है? क्योंकि ये खुद हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहेगी, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मैटर है पोटेंशियलिटी। ओके, मैटर हैज पोटेंशियलिटी, तो मैटर में पोटेंशियलिटी है, और इसलिए वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट।
ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म इसका जस्ट अपोजिट, जिसकी तरफ चेंज हो रहा है। ओके, टुवर्ड्स whom चेंज इज गोइंग ऑन, जिसकी तरफ चेंज हो रहा है, जिसमें कोई चीज बन रही है। मैटर क्या है, जिससे कोई चीज बन रही है, ये कौन सी चीज है? इट इज व्हाट समथिंग इज मेड इनटू। प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे आपने डिटरमिन कर रखा है ना कि अभी मैं एस्पिरेंट हूँ और मुझे क्या बनना है, आईएएस या केएस बनना है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन और कॉमन एंड एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास, देखा हमने, काउनेस, मैननेस, इन सबको फॉर्म बोला गया। ओके, तो ये है आपका मैटर एंड फॉर्म। अब रिलेशन क्या होता है मैटर एंड फॉर्म में, ठीक है, वो देखते हैं। अब मैं क्या आपके नोट से डायरेक्ट बोलता हूँ। ये आपके नोट्स है जो आपको मिले होंगे। मैं चाहता तो स्लाइड से पढ़ा दूं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ये देखो, ये डिफरेंसेस है 7, ये कॉपी थियरी उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन थियरी वगैरह आपके सब, ठीक है। अगर आप नीचे आए हैं इसी में, एक सेकंड, एक सेकंड।
ओके, कोई तो बोला। तो बेसिकली बाकी लोग सो गए थे। जैसे ये आपका सीड है, सीड से आपने प्लांट बनाया। इस बात को ध्यान से सुनना, सीड मैटर है, प्लांट आपका फॉर्म, ठीक है। अब प्लांट से जब आपका ट्री बनेगा, तो प्लांट आपका वहां क्या काम कर रहा है? मैटर का काम कर रहा है, और ट्री उसके लिए फॉर्म का काम कर रहा है। तो अब आप देखो, इस प्लांट को देखो, ये प्लांट इसके लिए तो क्या है? फॉर्म है। लेकिन जब आप इसके लिए देखोगे तो इसके लिए क्या है? मैटर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक कोई चीज, ओनली वन, ए सिंगल थिंग कैन बी मैटर फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव एंड कैन बी फॉर्म फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप, यू आर एन एस्पिरेंट, you want to become KS, suppose. So right now you have potentiality matter, that is formed. Now if you want to become IAS, then that will become form and it will become matter. So whenever change is going on, we say that that is matter, and towards whom change is going on, we say that is form. तो मैटर और फॉर्म में यही है, मैटर में हमेशा चेंज होता रहेगा और वो फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका गॉड बैठा हुआ है। गॉड इज सिटिंग हियर एट द टॉप, और गॉड को इसने बोला है एक्टर्स पुरुष, प्राइम मूवर। एक्टर्स पुरुष में प्राइम मूवर, प्योर फॉर्म, ओके, सोर्स एंड एंड ऑफ मोशन, beloved। और इसी के अट्रैक्शन की वजह से ये सारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका मैटर है जितना, यहाँ पे इस केस में क्या है? मैटर बहुत ज्यादा है और फॉर्म बहुत कम है। फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे मैटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी और फॉर्म की क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये क्योंकि ये प्योर फॉर्म, तो हो क्या रहा है? ये यूनिडायरेक्शनल है। क्यों यूनिडायरेक्शनल है? क्योंकि ये हो ही गॉड के अट्रैक्शन की वजह से। तो हमेशा आप इस तरफ जाओगे, वापस नहीं आओगे। तो अरिस्टोटल का कहना है कि चेंज इज हैपनिंग फॉर गुड। ये चेंज कैसा है? आपका सिस्टेमेटिक है, टीलियोलॉजिकल है, पर्पसफुल है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज हो रहा है, नहीं, सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक क्यों है? क्योंकि मैटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। टीलियोलॉजिकल, इसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, यू आर गेटिंग नियरर टू गॉड। So basically, that's why Aristotle has said that change is happening for good. So in matter, change is going on and it is converting into form. Okay. Now,
Next is potentiality and actuality. Potentiality and actuality is nothing. It is basically related with matter and form. Matter has potentiality and form has actuality. Now, why Aristotle has given this theory? According to Aristotle, Plato was unable to explain source and motion of worldly objects. प्लेटो ने क्या माना? आइडियाज को कैसा माना है? इटर्नल, अनचेंजेबल। तो प्लेटो के, तो एरिस्टोटल के हिसाब से ऐसे आइडियाज सोर्स ऑफ मोशन नहीं हो सकते, जो खुद इटर्नल है, अनचेंजेबल है, वो कैसे मोशन होगा? लेकिन इस वर्ल्ड में हम देखते हैं मोशन है, मोशन है या नहीं है? एवरीवेयर चेंज इज गोइंग ऑन। तो उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए ही इसने पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी की डेफिनेशन कंसेप्ट दिया है कि पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी की वजह से ही ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गॉड। और मैटर में पोटेंशियलिटी है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। So due to attraction of God, change is taking place. And why change is taking place? Because matter has potentiality and form has. How it can be compared with Buddha philosophy of क्षणिकवाद? नहीं यार, बुद्धा फिलोसफी से कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो? He has accepted God. ठीक है, बुद्धा की फिलोसफी में, क्षणिकवाद में बेसिकली, क्षणिकवाद में कहीं पे भी क्षणिकवाद में कहीं पे भी गॉड की बात नहीं की गई है, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग, अट्रैक्शन जो है बेसिकली वो गॉड की वजह से हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ गॉड है, सब कुछ गॉड है, जबकि क्षणिकवाद में गॉड की कहीं पे बात नहीं की गई है। वहां पे मोमेंट्री अपने आप है, मतलब क्षणिकवाद के हिसाब से एवरीथिंग इज मोमेंट्री। और कहीं पे ये बात नहीं की गई है कि मोमेंट्री है तो वो चेंज जो हो रहा है वो हमेशा अच्छे के लिए हो रहा है। उसने ये जरूर बोला है कि चेंज इज इनएविटेबल। मीन्स चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस। लेकिन कभी उसने, बुद्धा ने ये नहीं बोला कि चेंज परफेक्ट से इम्परफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसने सिर्फ चेंज की बात की। तो यू कैन नॉट कंपेयर क्षणिकवाद एंड दिस। ठीक है, हाँ चेंज हो रहा है, बुद्धा ने कभी नहीं बोला चेंज इज हैपनिंग फॉर गुड, उसने बोला चेंज इज रियल। अब वो चेंज अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चेंज इज ऑलवेज हैपनिंग फॉर गुड। व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग नियरर टू गॉड। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ। ओके, तो बेसिकली अब एरिस्टोटल ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन एरिस्टोटल की फिलोसफी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भाई आपने बोला प्लेटो की थियरी में प्रॉब्लम है, तो प्लेटो ने क्या दो वर्ड माने थे? प्लेटो की फिलोसफी में क्या प्रॉब्लम थी? ही हैज एक्सेप्टेड टू वर्ड्स। तो एरिस्टोटल भी फाइनली क्या है? गॉड को क्या माना उसने? प्योर फॉर्म। और प्योर फॉर्म माना, और यहाँ पे बाकी के आपके वर्ल्ड वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, तो प्योर फॉर्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वो तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए फाइनली एरिस्टोटल ने भी दो वर्ड मान ली। ठीक है, तो एरिस्टोटल प्लेटो को रिफ्यूट नहीं कर पाया, इसके खुद की में इनकंसिस्टेंसी। दूसरी क्या है? जो गॉड है आपका वो प्योर फॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो वो कैसे प्राइम मूवर हो सकता है? प्राइम मूवर मतलब जिसने सबसे पहले इस वर्ल्ड में मोशन क्रिएट किया हो। प्राइम मूवर में सोर्स ऑफ मोशन, मतलब जो खुद अनमूव्ड है। गॉड इज अनमूव्ड, प्योर फॉर्म मतलब अनमूव्ड, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। जो खुद अनमूव्ड है वो कैसे मूवर हो सकता है इस वर्ल्ड में? सेकंड प्रॉब्लम ये। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? इसकी कॉजेशन थियरी में। भाई कॉजेशन थियरी में आप बोलते हो 4 कॉजेज है,
लेकिन हर चीज के लिए 4 कॉजेज आप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो गया वाटर, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल कॉज है, ठीक है। ओके, तो इसकी कॉजिशन थियरी में भी प्रॉब्लम है, ओके, क्योंकि वो साइंस से बिल्कुल अलग है। ओके, बेसिकली एरिस्टोटल का क्या मानना है कि सिर्फ चेंज में क्या हो रहा है, मैटर और फॉर्म कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। उसने ये सब चीजें नहीं मानी। आपका एक्सीडेंटल मतलब कोई, जैसे मान लो आपके डायनासोर एकदम से गायब हो गए, एक्सटिंक्शन, उसका कहना है कि सब चीजें यहीं पे ही हैं, कोई चीज गायब नहीं हो रही है, सब मैटर फॉर्म में। ऐसा नहीं है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए या फिर आपके म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है, और हमेशा मैटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी क्या है, जो मैटर से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो आपका क्या होता है, चेंज आपके लिए हार्मफुल भी होता है। ओके, तो बेसिकली ये कहना कि मैटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमेशा वो गुड है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने एक्सटिंक्शन जैसी चीजें नहीं मानी, म्यूटेशन जैसी चीजें नहीं मानी, जबकि ये तो साइंटिफिक चीज है, ये तो आपको माननी चाहिए। फिर आपने 4 कॉजेज मान लिए, लेकिन हर जगह पे ये 4 कॉजेज आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स इन योर, ठीक है, इसके फिलोसफी में कुछ प्रॉब्लम्स है इन एरिस्टोटल्स फिलोसफी। ओके, तो अब एक चीज और देखते हैं। हाँ, ठीक है, आपके सामने आपकी पीडीएफ है, देखिए आप इसको पढ़िए। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड फॉर्म, ठीक है, ये वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, ठीक है, टू एक्सप्लेन चेंज एंड मोशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, टू एक्सप्लेन चेंज एंड मोशन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, अभी समझाया मैंने आपको। फिर ये आपका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कहाँ गया, ये रहा डायग्राम, ठीक है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया। प्रोसेस ऑफ चेंज में क्या हो रहा है, मैटर डिक्रीज हो रहा है और आपकी फॉर्म की क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। फिर ये आपके क्रिटिसिज्म से, ठीक है, प्लेटो ने 2 वर्ड माने, एरिस्टोटल ने भी 2 वर्ड मान लिए। प्लेटो के आइडियाज वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, तो इसका भी गॉड वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। एरिस्टोटल की इवोल्यूशन थियरी अगेंस्ट है मॉडर्न इवोल्यूशन थियरी के, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंस है, पॉइंट आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंस वाले 2 पॉइंट है। ओके, लास्ट में सब्सटेंस है, सब्सटेंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं उसके प्लेटो के साथ कंपेयर करके मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो सब्सटेंस को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, मतलब जो मैंने पढ़ाया वही है इसमें। ओके, तो सब्सटेंस आप ये देखो, ये 2 चीजें ना मैंने आपको पढ़ाया था। पहला तो यूनिवर्सल, और उसको माना है, इसने क्या बोला है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज आर नथिंग बट मियरली ए प्रेडिकेट। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि इसके हिसाब से जो जो प्लेटो बात करता है वो प्रेडिकेट है। ओके, जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स का प्रेडिकेट क्या है, हैवीनेस, उसकी क्वालिटी है ना हैवी ऑब्जेक्ट्स की, हैवीनेस। तो बोलता है हैवीनेस एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, तो हाउ कैन यू से दैट हैवीनेस इज सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, सो इन दिस वे Aristotle has refuted Plato's concept of substance. ओके, तो ये आपको पढ़ लेना है खुद से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये आपका एरिस्टोटल है, ये लास्ट इसका सब्सटेंस ही है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे डेकार्ट। ओके, क्रिटिसिज्म मैंने आपको जो बताया वही है, ओके, तो बाद में हम शुरू करेंगे डेकार्ट। ओके, तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके, अदरवाइज आप एक बार पढ़ लीजिएगा आज, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास के लिए यू विल बी